हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यानी SC/ST एक्ट के बारे में। इस वीडियो में हम क्या जानेंगे तो SC/ST एक्ट क्या है, यह कानून कब बना, इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं, इसमें कौन कौन से अपराध शामिल किए गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से इसकी जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनको भी कवर करेंगे। अगर आप UPSI, SSC, UPSC या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं इस एक्ट को आसान भाषा में समझने की। पहले हम इसका नाम क्या है पूरा यह देख लें। तो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यह काम कैसे करता है इसके बारे में भी जानेंगे। हम इसका परिचय देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है? SC/ST समुदायों को अत्याचार और सामाजिक भेदभाव से बचाना इसका उद्देश्य है। इसकी संरचना की बात करें अगर तो इसमें टोटल 5 अध्याय हैं, धाराएं 23 हैं और इसमें राष्ट्रपति ने साइन कब किए थे तो 11 सितंबर 1989 को राष्ट्रपति ने इसमें साइन किए थे। और यह लागू कब हुआ था तो 30 जनवरी 1990 को यह लागू हुआ था। 1990 में यह लागू हुआ था, 30 जनवरी 1990 को। यह दोनों ही डेट इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखें आप लोग कि 11 सितंबर 1989 को राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए और 30 जनवरी 1990 को यह लागू हुआ। इसके बाद अब हम समझते हैं कि कैसे यह कानून SC/ST समुदायों को अत्याचार से बचाता है। तो इसके लिए हमें धाराएं देखनी पड़ेंगी। सबसे पहली धारा है सेक्शन 2 यानी धारा 2। इसमें महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। कोई भी जब हम पढ़ते हैं एक्ट तो ज़्यादातर हमने क्या देखा है कि धारा 2 में परिभाषाओं का उल्लेख है। आसानी से आपको याद हो जाएगा। हमने BNS पढ़ा, BNSS पढ़ा और भी जो भी एक्ट पढ़े हैं सब में क्या है, धारा 2 में महत्वपूर्ण परिभाषाओं का उल्लेख है। तो धारा 2 में इसमें भी क्या है, परिभाषाएं हैं। पहले है सेक्शन 2A, इसमें है अत्याचार। सेक्शन 2B में क्या है, आश्रित है। सेक्शन 2C में क्या है, सामाजिक बहिष्कार की बात की गई है और 2D में पीड़ित की बात। ये सामाजिक बहिष्कार क्या है तो एग्जाम्पल से समझे, जैसे कि किसी SC/ST व्यक्ति को गांव के कुएं से पानी लेने से रोका जाए तो यह क्या है, सामाजिक बहिष्कार है। या फिर वह गांव के किसी मंदिर में अगर पूजा करने के लिए जाए तो उसको मंदिर से नीचे उतार देना, यह भी सामाजिक बहिष्कार है जो कि एक गंभीर अपराध है। तो धारा 2 में महत्वपूर्ण परिभाषाओं का उल्लेख है। धारा 3 में क्या है, अत्याचार के अपराध। अब एक सवाल है आपसे कि क्या एक SC/ST समुदाय का व्यक्ति किसी दूसरे SC/ST समुदाय के व्यक्ति पर एक्ट लगा सकता है तो जवाब है नहीं। एक ही समुदाय का व्यक्ति एक ही समुदाय के दूसरे व्यक्ति पर यह एक्ट नहीं लगा सकता है। यह अधिनियम केवल तभी लागू होता है जब अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो खुद SC/ST समुदाय का नहीं है और अपराध SC/ST समुदाय के व्यक्ति पर किया गया हो, तभी यह एक्ट लागू होता है। यानी एक लाइन में समझें तो दोनों पक्ष एक ही समुदाय के हैं तो सामान्य कानून लागू होगा जैसे BNS। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इस विशेष कानून का मकसद जाति आधारित उत्पीड़न को रोकना जो बाहर से समुदाय पर थोपा जाता है, इसका यह उद्देश्य है। तो धारा 3 के तहत आने वाले अपराधों की सूची है, इसको समझते हैं। धारा 3 में क्या है, अपराध की सूची दी गई है। पहला है जैसे कि घृणात्मक वस्तु खाने पीने पर मजबूर करना, जैसे अखाद्य पदार्थ यानी जो खाने पीने योग्य नहीं है उन्हें खाने पर मजबूर करना, यह क्या है, अपराध है। दूसरा है घर के बाहर मलमूत्र कूड़ा या पशु का शव फेंकना यानी अपमानित करने के उद्देश्य से ऐसा करना, यह भी एक गंभीर अपराध है। और यह कार्य किए क्यों जाते हैं तो यह कार्य सिर्फ शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि मानसिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए, मानवीय गरिमा को कुचलने और अपमानित करने के लिए किए जाते हैं। तो यह सब क्या है, गंभीर अपराध है। तीसरा है कि जबरदस्ती कपड़े उतारना, सिर मुड़वाना या मुंह काला करना। चौथा है जाति सूचक गालियां देना या सार्वजनिक रूप से अपमानित करना भी इसी में शामिल है। इसके बाद वोट देने से रोकना, चुनाव लड़ने से वंचित करना, ये भी इसी अपराध की श्रेणी में आता है। और SC/ST की ज़मीन पर जबरन कब्जा करना, यह भी अपराध है। फसल नष्ट करना या फिर घर जलाना, यह भी अपराध है। और जबरन बिना पैसे के मजदूरी जिसे बेगार कहते हैं, यह कराना भी इसी श्रेणी में अपराध आता है।
और SC/ST महिला का यौन उत्पीड़न या फिर देवदासी बनाना, यह सब अपराध हैं। और जो यह देवदासी वाला प्रावधान है ना, यह मूल रूप से इसमें शामिल नहीं था, बल्कि 2015 में संशोधन हुआ था, उसके द्वारा शामिल किया गया था। महत्वपूर्ण संशोधन कब हुआ इसमें? 2015 में हुआ। यह तो हमने लिस्ट देखी जो धारा 3 में है, अपराधों की सूची। धारा 2 में हमने परिभाषाएं देखी, धारा 3 में अपराधों की सूची है। अपराधों की सूची के अंतर्गत कौन कौन से अपराध शामिल हैं महत्वपूर्ण, वो हमने देखे। इसके बाद इसमें संशोधन जो हुआ था, संशोधन 2015 में हुआ था। इसमें क्या जोड़ा गया था इसे भी देखते हैं। तो इसमें जो नए अपराध जोड़े गए थे, जैसे कि देवदासी प्रथा, सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश से रोकना, ये इसमें शामिल किया गया था। तो देवदासी प्रथा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये एग्जाम पॉइंट है। इसको आप लोग याद रखें कि ये मूल रूप से शामिल नहीं था, बल्कि 2015 में इसको शामिल किया गया है। ठीक है। और धारा 3 में ही दंड भी है। धारा 3 में ही क्या है? अपराधों की जो सूची है वो भी है, और दंड का भी प्रावधान धारा 3 में ही है। सामान्य अत्याचार में 6 महीने से 5 वर्ष तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। और झूठे सबूत, जिससे कि फांसी हो जाए, जैसे कि गैर SC/ST व्यक्ति झूठे सबूत पेश करके SC/ST व्यक्ति को दोषी साबित कर दे और उसे फांसी हो जाए, तो फिर ऐसी कंडीशन में उस झूठे सबूत गढ़ने वाले व्यक्ति को भी मृत्युदंड मिलेगा। तो सामान्य अत्याचार में 6 महीने से 5 वर्ष तक की सजा प्लस जुर्माना, और अगर झूठे सबूत गढ़ता है और उसको मृत्युदंड मिलता है SC/ST समुदाय वाले व्यक्ति को, तो फिर झूठे सबूत गढ़ने वाले व्यक्ति को भी मृत्युदंड दिया जाएगा। फिर संपत्ति को जलाना, इसके लिए क्या सजा है? तो 6 महीने से 7 साल तक की जेल हो सकती है इसमें संपत्ति को जलाने में। ठीक है, 6 महीने से लेकर के 7 साल तक की जेल का प्रावधान है। और यह संपत्ति कैसी होगी? जैसे कि किसी की बाइक जला देना, ठीक है, और या कोई सामान जला देना, ये क्या है? संपत्ति को जलाना है। लेकिन अगर मानव आवास, यानी मानव आवास का मतलब घर जला दिया जाए, तो फिर अपराधी को जो सजा होगी आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। अगर संपत्ति को जलाता है, यानी संपत्ति के अंतर्गत कोई सामान है उसको जलाता है, तो 7 साल तक की सजा है। लेकिन अगर किसी का आवास जला दिया, घर जला दिया, तो फिर आजीवन कारावास तक की सजा है। तो धारा 3 में क्या हमने देखा? धारा 3 में ही अपराधों की लिस्ट दी गई है, सूची दी गई है। धारा 3 में ही सजा का प्रावधान भी दिया गया है। और 2015 में संशोधन से देवदासी शब्द ऐड किया गया, ये भी हमने देखा। अब हम धारा 4 और 5 देखते हैं। इन धाराओं में ये धाराएं जो हैं सिस्टम की जवाबदेही की बात करती हैं। पहले धारा 4 समझते हैं कि यदि कोई लोक सेवक जो SC/ST समुदाय से नहीं है, यानी कोई लोक सेवक है जो गैर SC/ST समुदाय से है और अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई पीड़ित है, FIR लिखवाने गया, तो पुलिस अधिकारी ने क्या किया? FIR लिखने से या जांच करने से मना कर दिया, तो फिर उस अधिकारी को 6 महीने से 1 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। और यह इसलिए किया गया जिससे पुलिस निष्पक्ष होकर अपना काम कर सके। पुलिस का काम है निष्पक्ष होकर के अपना काम करना। तो धारा 4 इसी की बात करती है कि कोई भी लोक सेवक जो गैर SC/ST समुदाय का है, वह अपनी ड्यूटी अगर सही ढंग से नहीं कर रहा है तो उसको फिर सज़ा मिलेगी 6 महीने से 1 वर्ष तक की। धारा 5, अगर वही अधिकारी या कोई अधिकारी सज़ा पाने के बाद फिर से दोबारा ऐसा काम करता है, यानी एक बार वह सज़ा पा चुका है इस चीज़ की और दोबारा फिर वही काम कर रहा है, तो दूसरी बार जो सज़ा है उसे 1 वर्ष की फिर से सज़ा होगी। और यह इसलिए किया गया है जिससे कि कानूनी प्रक्रिया मजबूत बन सके। तो धारा 4 याद रखें सीक्वेंस से। धारा 4 बात कर रही है कि यदि कोई लोक सेवक है जो अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहा है तो उसे 6 महीने से 1 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। फिर धारा 5 में बोला गया है कि अगर वही अधिकारी या कोई दूसरा अधिकारी सज़ा पाने के बाद फिर से दोबारा ऐसा काम करता है तो दूसरी बार सज़ा 1 वर्ष की फिर से होगी। ठीक है, धारा 4 और 5 क्लियर हो चुकी है। अब हम देखते हैं अपराध की जो प्रकृति है और ट्रायल की प्रक्रिया क्या है। तो अपराध की प्रकृति कैसी है? तो अपराध की प्रकृति संज्ञेय है, यानी कि कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल अर्थात गैर जमानती बताया गया है। FIR तुरंत दर्ज होगी। इसके अलावा इसी नियम के तहत इन्वेस्टिगेशन यानी जांच कोई सामान्य पुलिस वाला नहीं कर सकता है, अर्थात जांच करने के लिए DSP या SP या उससे ऊपर का अधिकारी करेगा। निचले स्तर के पुलिसकर्मी इसकी जांच नहीं करेंगे क्योंकि उन पर दबाव बनाया जा सकता है ठीक से न कार्य करने के लिए। इसी वजह से यह नियम लागू किया गया है कि जांच
निम्न स्तर के पुलिस अधिकारी पुलिसकर्मी जो हैं इसकी जांच नहीं करेंगे और एफआईआर तुरंत दर्ज की जाएगी। ये तो बात रही कि अपराध की प्रकृति कैसी है, एफआईआर तुरंत दर्ज होगी और जांच कैसे होगी। इसके बाद अब हम न्यायालय की प्रक्रिया देखते हैं जो धारा 14 में है। धारा 14 इसमें विशेष न्यायालय की बात की गई है। इसके तहत राज्य सरकार हाई कोर्ट के जज की सलाह पर विशेष न्यायालय स्थापित करती है जिन्हें 2 माह के भीतर ट्रायल खत्म करना होता है। तो विशेष न्यायालय की बात किस में की गई है? 14 में की गई है। याद कैसे कर सकते हैं इसको लिंक करके? तो 14 को अगर हम फोर्ट कर लें, जैसा कि हमेशा हम 14 याद करने के लिए फोर्ट करते हैं, फोर्ट यानी किला, तो जो विशेष न्यायालय है कहाँ? फोर्ट में बनाया जाएगा, ऐसे हम लिंक कर सकते हैं। तो धारा 14 हमें याद हो जाएगी। धारा 14 विशेष न्यायालय की बात करती है और इसके तहत क्या होगा? राज्य सरकार हाई कोर्ट के जज की सलाह पर, ये पॉइंट याद रखना, सब एग्जाम पॉइंट है, कि सलाह पर विशेष न्यायालय स्थापित करती है जिन्हें 2 माह के भीतर ट्रायल कंप्लीट करना होता है, खत्म करना होता है। और धारा 14 के तहत ही विशेष न्यायालय बनाने का अधिकार किसके पास है पूछा जाएगा? तो राज्य सरकार के पास है। लेकिन धारा 23 के तहत इस पूरे अधिनियम बनाने की जो शक्ति है केंद्र सरकार के पास है। यह बंटवारा भारत के संघीय ढांचे को दर्शाता है जहां कानून संसद ने बनाया है और विशेष न्यायालय बनाने की शक्ति राज्य सरकार पर छोड़ दी जाती है। तो धारा 14 में हमने देखा विशेष न्यायालय की बात की गई है जो बनाएगी राज्य सरकार, हाई कोर्ट के जज की सलाह पर बनाएगी, 2 माह के भीतर ट्रायल कंप्लीट करना होगा। और धारा 14 के तहत विशेष न्यायालय बनाने का अधिकार तो राज्य के पास है, लेकिन धारा 23 के तहत इस पूरे अधिनियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। इस तरीके से 2 धाराएं हमने एक साथ याद की, धारा 14 और 23। अब हम देखते हैं पीड़ित के अधिकार और जमानत के नियम क्या हैं। धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है, अग्रिम जमानत नहीं होगी। और इसी से संबंधित एक वाद है, इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बात करें तो 2018 में सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि इस एक्ट के तहत झूठे मामले दर्ज होने की संभावनाओं को देखते हुए सीधे एफआईआर या फिर तुरंत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि पहले एक प्रारंभिक जांच होनी चाहिए। यह निर्णय किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इस फैसले के बाद पूरे भारत में विरोध हुए, धरना प्रदर्शन हुए। कई लोगों का मानना था कि इससे ये कानून पूरी तरह से शक्तिहीन हो जाएगा और पीड़ित दफ्तरों के चक्कर लगाते रह जाएंगे। तो उस विरोध के बाद फिर संसद ने क्या किया? संसद ने 2018 में अधिनियम में संशोधन करके एक नई धारा ऐड कर दी, धारा 18A, और इस धारा ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया और कानून के पहली स्थिति को बहाल कर दिया। तो धारा 18A में क्या है? स्पष्ट रूप से यह कहती है धारा कि इस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए किसी भी प्रारंभिक जांच की कोई आवश्यकता नहीं है और पुलिस को आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार है। और साथ ही अग्रिम जमानत की रोक है उसको भी बरकरार रखा गया। तो धारा 18 के तहत हमने देखा कि अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं था। फिर सुभाष काशीनाथ महाजन केस के बाद जो निर्णय आया उसको पलटते हुए इसमें संशोधन करके धारा 18A ऐड की गई जिसमें जो पहले की स्थिति थी उसे बहाल कर दिया गया। फिर अगली धारा है धारा 15A। इसमें क्या है? इसमें पीड़ितों की सुरक्षा के अधिकार दिए गए हैं, गवाहों और पीड़ितों की पूर्ण सुरक्षा और यात्रा का खर्च, कानूनी सहायता और पुनर्वास का अधिकार देती है धारा 15A के तहत। और साथ ही पीड़ित की ओर से अदालत में केस लड़ने वाले विशेष लोक अभियोजक यानी कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास कम से कम 7 साल का अनुभव होना चाहिए। 7 साल का अनुभव होना आवश्यक है। इसका मतलब कि पीड़ित का केस कोई नौसिखिया वकील न लड़ सके, इसके लिए यह नियम लागू किया गया। इसके बाद इस पूरे अधिनियम का अगर हम क्विक रिवीजन करें 1 मिनट में, तो सबसे पहले हमने देखा कि यह लागू कब हुआ। आधार व इसकी जो परिभाषा है, लागू 30 जनवरी 1990 को हुआ। इसमें हमने धारा 2 के तहत परिभाषाएं देखी, धारा 3 के तहत अत्याचारों की सूची और सजा का प्रावधान देखा। इसके बाद धारा 4 में हमने देखा कि यदि कोई लोक सेवक SC/ST समुदाय का नहीं है और अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहा तो उसके लिए सजा का प्रावधान। और धारा 5 में कि अगर वही अधिकारी दोबारा से फिर वही काम करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान हमने देखा धारा 4 और 5 में। फिर हमने धारा 14 देखा जिसमें विशेष न्यायालय की बात की गई है और इसके बाद फिर धारा 18 देखा।
धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। फिर धारा 18A जिसे संशोधन से ऐड किया गया 2018 में, और इसमें जो पहले की स्थिति थी कानून व्यवस्था की उसको बरकरार रखा गया कि FIR दर्ज करने के लिए किसी भी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है। पुलिस को आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार है और साथ ही अग्रिम जमानत की रोक भी बरकरार रखी गई। धारा 15A में हमने देखा पीड़ितों की सुरक्षा के अधिकार दिए गए हैं। और इसी के साथ महत्वपूर्ण धाराओं को हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें।